हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी आज एक नई कहानी में जिसका नाम है आखिरी रास्ता। तो दोस्तों बने रहिएगा इस पूरी कहानी में। मेरा नाम रोहित है। मैं आज जो कुछ बताने जा रहा हूँ उसे बताने में मुझे खुद का कई साल लग गए। आज भी अगर कोई मुझसे पूछता है कि क्या मुझे भूत प्रेत पर विश्वास है तो मैं सीधी हाँ या ना नहीं कहता, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद इंसान के पास विश्वास करने या ना करने का विकल्प ही नहीं बचता। यह घटना लगभग 6 साल पुरानी है। उस समय मैं 24 साल का था और मेरे बहुत करीबी दोस्त थे जिनका नाम अमित, निखिल और समीर। हम चारों कॉलेज के समय से दोस्त थे। पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और हम सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त होने लगे। इसलिए एक दिन अचानक अमित ने हमारे पुराने ग्रुप में मैसेज किया, भाई जिंदगी में कुछ रोमांच होना चाहिए, इस वीकेंड कहीं घूमने चलते हैं। पहले तो हम सब ने मजाक किया, लेकिन कुछ ही देर में बात सचमुच घूमने तक जा पहुंची। अमित को पहाड़ और जंगल बहुत पसंद थे। उसने शहर से करीब 150 से 200 किलोमीटर दूर एक जगह का नाम बताया। इंटरनेट पर तस्वीरें देखने पर जगह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। ऊंचे पहाड़, घना जंगल, एक पुराना मंदिर और उसके पास से गुजरती हुई एक छोटी सी नदी। और सबसे खास बात यह थी कि वहाँ मोबाइल नेटवर्क बहुत कम मिलता था। हमें यही बात सबसे ज़्यादा रोमांचक लगी। हमने तय किया कि हम सभी शुक्रवार रात को निकलेंगे और शनिवार रविवार वहीं रहेंगे। शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे हम चारों एक कार में निकल पड़े। शुरुआत में माहौल बिल्कुल सामान्य था। गाने चल रहे थे, अमित ड्राइव कर रहा था, समीर बार बार खाने का सामान निकाल रहा था और निखिल मोबाइल से वीडियो बना रहा था। करीब 2 घंटे बाद शहर की रोशनी पीछे छूट गई। सड़कें सुनसान होने लगीं और फिर धीरे धीरे पहाड़ शुरू हो गए। उस समय तक रात के करीब 1 बज चुके थे। सड़कों के दोनों तरफ घना जंगल था। अमित ने गाड़ी की स्पीड कम कर दी। तभी निखिल ने कहा, भाई यहाँ नेटवर्क बिल्कुल गायब है। समीर हंसते हुए बोला, यही तो चाहिए था, 2 दिन दुनिया से छुट्टी। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। सच कहूँ तो उस समय पहली बार मुझे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। जंगल बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि कार के इंजन की आवाज़ भी ज़रूरत से ज़्यादा तेज लग रही थी। तभी अचानक सड़क के किनारे हमें एक आदमी दिखाई दिया। वह करीब 50-55 साल का होगा। उसने सफ़ेद कुर्ता और गहरे रंग के जैकेट पहन रखी थी। वह सड़क के किनारे खड़ा था और हमारी गाड़ी को देख रहा था। अमित ने ब्रेक दिया। हम सबने उसे देखा। अमित ने शीशा नीचे किया और पूछा, कहाँ जाना है? उस आदमी ने कुछ सेकंड तक हमें देखा, फिर बहुत शांत आवाज़ में बोला, आगे मत जाना। हम चारों एक दूसरे को देखने लगे। अमित ने पूछा, क्यों? उसने सड़क की तरफ देखा और कहा, आगे वाला रास्ता रात में बंद रहता है। अमित हंस पड़ा, लेकिन गूगल मैप्स में तो रास्ता दिख रहा है। वह आदमी मुस्कुराया। उसने बस इतना कहा, गूगल को सब रास्ते नहीं पता। यह बात सुनकर समीर हंसने लगा। भाई ये तो हॉरर फिल्म वाला डायलॉग है। वह आदमी हमारी तरफ देखने लगा, फिर बोला, अगर जाना ही है तो मुख्य सड़क से जाना, जंगल के अंदर वाला रास्ता मत लेना। इतना कहकर वह पीछे मुड़ा और जंगल की तरफ जाने लगा।
हम उसे देखते रहे। कुछ ही सेकंड में वह अंधेरे में गायब हो गया। अमित ने गाड़ी फिर स्टार्ट की। मैंने कहा, यार कुछ अजीब नहीं लगा? अमित बोला, अजीब क्या? कोई लोकल आदमी होगा, रात में डराने के लिए बोल गया। हम आगे बढ़े। करीब 20 मिनट बाद गूगल मैप्स ने हमें मुख्य सड़क छोड़कर एक छोटे रास्ते पर जाने को कहा। अमित ने गाड़ी मोड़ दी। सड़क इतनी संकरी थी कि दोनों तरफ पेड़ों की शाखाएं कार से टकराने लगीं। मैंने तुरंत कहा, भाई यही वो रास्ता तो नहीं है जिसके बारे में वो आदमी बोल रहा था? अमित ने मोबाइल देखा। यही शॉर्टकट है। निखिल बोला, चलने दे, आधा घंटा बचेगा। हम आगे बढ़ते गए, लेकिन करीब 10 मिनट बाद हमें महसूस हुआ कि रास्ता पहले से भी ज़्यादा खराब हो गया था। फिर अचानक कार के आगे कुछ आया। अमित ने जोर से ब्रेक लगाया। हम सब आगे की तरफ झटके से झुक गए। सड़क पर एक पेड़ गिरा हुआ था। अमित ने गाड़ी बंद कर दी। अब हम चारों बाहर निकले। पेड़ इतना बड़ा था कि उसे हटाना संभव नहीं था। समीर ने कहा, वापस चलते हैं। हम वापस कार में बैठे। अमित ने गाड़ी पीछे मोड़ी, लेकिन तभी एक अजीब चीज़ हुई। गूगल मैप्स पर हमारे लोकेशन घूमने लगी। पहले लगा जीपीएस की समस्या होगी, लेकिन कुछ सेकंड बाद मोबाइल स्क्रीन पर एक रास्ता दिखाई दिया। एक ऐसा रास्ता जो नक्शे पर पहले था ही नहीं। निखिल ने कहा, ये नया रास्ता कहाँ से आ गया? अमित ने स्क्रीन देखी। पता नहीं। मैंने कहा, इसे मत लेना। लेकिन समीर ने मजाक करते हुए कहा, क्यों? कहीं भूत का घर तो नहीं? अमित ने गाड़ी उसी रास्ते पर डाल दी। वह रास्ता जंगल के और अंदर जा रहा था। कुछ मिनट बाद हमें एक टूटा हुआ बोर्ड दिखाई दिया। उस पर धुंधली रोशनी में लिखा था, देवगढ़ वन क्षेत्र। नीचे किसी ने लाल रंग से कुछ लिखा था, लेकिन वह साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अमित ने गाड़ी रोक दी। भाई, हम उसी जगह जा रहे हैं ना? निखिल ने इंटरनेट चलाने की कोशिश की। कोई नेटवर्क नहीं था। तभी समीर ने पीछे की सीट से कहा, एक बात बताऊं? हम उसकी तरफ देखने लगे। वह गंभीर था। मुझे लगता है हम इसी जगह से पहले गुजर चुके हैं। हम तीनों हंस पड़े, लेकिन अगले ही पल मेरी हंसी रुक गई, क्योंकि सड़क के किनारे एक टूटा हुआ पत्थर पड़ा था। उस पर सफ़ेद रंग से एक छोटा सा निशान बना था। वही निशान मैंने करीब 15 मिनट पहले देखा था। मैंने अमित से कहा, गाड़ी रोको। वह रुक गया। हम बाहर निकले। मैंने पत्थर की तरफ इशारा किया। ये हमने पहले भी देखा था। अमित बोला, नहीं यार, जंगल में ऐसे पत्थर बहुत होते हैं। लेकिन निखिल चुप था। उसने मोबाइल से फ़ोटो खींची। फिर उसने पुरानी फ़ोटो गैलरी खोली। कुछ देर बाद उसने एक फ़ोटो हमारी तरफ बढ़ाई। वह फ़ोटो लगभग 10 मिनट पहले की थी और उसके पीछे वही पत्थर दिखाई दे रहा था। हम चारों चुप हो गए। इसका मतलब साफ था, हम किसी तरह घूमकर उसी जगह वापस आ गए थे। अमित ने तुरंत कार स्टार्ट की। इस बार वह बिना कुछ बोले आगे बढ़ा। करीब 5 मिनट बाद जंगल अचानक खत्म हो गया। हमारे सामने एक खुला मैदान था और मैदान की दूसरी तरफ एक पुराना सुनसान सा घर खड़ा था। घर देखकर ऐसा लगा जैसे कई वर्षों से वहाँ कोई नहीं रहा। दरवाजे टूटे हुए थे, खिड़कियों पर धूल जमा थी। अमित ने कहा, चलो यहाँ रात गुजार लेते हैं। मैंने तुरंत मना किया।
पागल है, हमें होटल ढूंढना चाहिए। लेकिन अमित बोला, रात के 2 बज चुके हैं, वापस जाने का रास्ता भी पता नहीं, सुबह होते ही निकल जाएंगे। हम मजबूरी में कार से उतरे। घर के अंदर एक बड़ा कमरा था, पुरानी लकड़ी की मेज, एक टूटी कुर्सी, दीवार पर एक पुरानी घड़ी, और सबसे अजीब बात, घड़ी चल रही थी। उसमें रात के ठीक 2:17 हो रहे थे। मैंने अपनी घड़ी देखी, 2:17। मैंने सोचा शायद किसी ने हाल ही में यहाँ आकर घड़ी ठीक की होगी। हम कमरे की सफाई करके वहाँ बैठ गए। कुछ देर बाद समीर को एक पुरानी अलमारी दिखाई दी। उसने उसे खोलने की कोशिश की, अलमारी नहीं खुली। निखिल ने जोर लगाया, ताला टूट गया। अंदर कुछ पुराने कपड़े थे, एक टॉर्च, एक कागज़ और एक डायरी। निखिल ने डायरी उठा ली। पहले पन्ने पर लिखा था, जिसे यह डायरी मिले वह रात में यहाँ ना रुके। हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। समीर ने कहा, बस अब तो मैं पढ़ूंगा। डायरी काफ़ी पुरानी थी, कई पन्ने खाली थे। कुछ पन्नों पर मौसम और जंगल के बारे में लिखा था। फिर हमें एक तारीख दिखाई दी, 12 अक्टूबर। नीचे लिखा था, आज रात। फिर वही आवाज़ आई। अगली लाइन थी, दरवाजे के बाहर कोई मेरा नाम पुकार रहा था। फिर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। इसके बाद कई पन्ने फटे हुए थे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कभी रात के समय कोई बाहर से तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। हमने इसे मजाक समझा, लेकिन शायद हमें उसी समय वहाँ से चले जाना चाहिए था। रात करीब 3 बजे हम सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी बाहर से आवाज़ आई, बहुत धीमी, रोहित। मैं अचानक उठ बैठा। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैंने वाकई तीनों को देखा। अमित सो रहा था, समीर भी, निखिल करवट लेकर सोया था। फिर आवाज़ आई, रोहित। इस बार साफ। वह मेरी आवाज़ नहीं थी, लेकिन कोई मुझे नाम लेकर बुला रहा था। मैंने किसी को नहीं जगाया। मैं खुद को समझाने लगा कि शायद कोई सपना है। फिर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, टक टक टक। मैंने आंखें बंद कर ली। दस्तक फिर हुई, इस बार थोड़ी तेज, टक टक टक। फिर एकदम सन्नाटा। कुछ मिनट बाद मैंने हिम्मत करके आंखें खोली। दरवाज़ा बंद था, सब सो रहे थे। मैंने मोबाइल देखा, 3:17। मुझे पता नहीं क्यों उस समय 2:17 वाली घड़ी याद आई। मैं उठकर दीवार की घड़ी के पास गया। घड़ी अब भी 2:17 पर रुकी हुई थी। मैंने उसे छुआ। घड़ी अचानक चलने लगी, टिक 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 टिक, और ठीक 3:18 पर रुक गई। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने वापस लेट गया। सुबह करीब 6 बजे हमारी आँख खुली। सूरज निकल चुका था। रात की घटना किसी सपने जैसी लग रही थी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन निखिल ने खुद कहा, कल रात किसी ने मेरा नाम पुकारा था। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या? उसने कहा, हाँ, लगभग 3 बजे। अमित चुप हो गया। समीर ने धीरे से पूछा, तुम दोनों को भी आवाज़ आई थी? अमित ने सिर हिलाया। हाँ, कुछ सेकंड तक कमरे में कोई नहीं बोला। फिर समीर ने कहा, मुझे भी। हम चारों एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन हमारे जैसे ही निखिल ने कहा, कल रात किसी ने मेरा नाम ही पुकारा। मैंने
उसकी तरफ देखा। क्या उसने कहा? हाँ, लगभग 3 बजे। अमित चुप हो गया। समीर ने धीरे से पूछा, तुम दोनों को भी आवाज़ आई थी? अमित ने सिर हिलाया और हम चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। निखिल ने अपना मोबाइल निकाला। उसने रात के 3:17 पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग बनी हुई थी। हमने रिकॉर्डिंग चलाई। शुरुआत में सिर्फ हवा की आवाज़ थी। फिर कुछ सेकंड बाद एक आवाज़ सुनाई दी, बहुत धीमी, बाहर आओ। फिर कुछ सेकंड सन्नाटा और फिर नाम एक एक करके, अमित, निखिल, समीर, रोहित। हम सबकी रीढ़ में जैसे ठंड उतर गई। हम तुरंत उस घर से बाहर निकले। कार वहीं खड़ी थी। अमित ने चाबी घुमाई। कार स्टार्ट नहीं हुई। दोबारा कोशिश की, कुछ नहीं। तीसरी बार इंजन ने आवाज़ की और बंद हो गया। तभी पीछे से किसी ने कहा, तुम लोगों को वापस नहीं जाना चाहिए। हमने पलट कर देखा। वही आदमी, वही सफ़ेद कुर्ता, वही चेहरा, वही आदमी जिसने रात को हमें मुख्य रास्ते से जाने को कहा था, वह हमारे पीछे खड़ा था। अमित ने पूछा, आप यहाँ रहते हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हमारी कार की तरफ देखा। फिर बोला, तुम लोग कल रात किस रास्ते से आए थे? अमित जंगल की तरफ इशारा किया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, उस रास्ते से कोई रास्ता नहीं आता। समीर ने कहा, लेकिन हम आए तो थे। वह आदमी हमारी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। तुम लोग 4 थे? अमित ने कहा, हाँ। उसने तुरंत पूछा, किसी और को तो रास्ते में साथ तो नहीं लिया? हमने कहा, नहीं। वह आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने कहा, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक सूरज पूरी तरह ऊपर ना आ जाए, जंगल के अंदर वापस मत जाना। और अगर तुम्हें रास्ते में कोई आदमी दिखे तो गाड़ी मत रोकना। हम कुछ पूछ पाते उससे पहले वह मुड़कर जंगल की तरफ चलने लगा। अमित ने आवाज़ लगाई, रुकिए। वह नहीं रुका। हमने कुछ दूरी तक उसका पीछा किया, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह गायब हो गया। हम चारों वहीं खड़े रह गए। तभी निखिल ने जमीन की तरफ देखा। वहाँ वह आदमी खड़ा था। वहाँ मिट्टी पर पैरों के निशान थे, लेकिन वे निशान जंगल की तरफ नहीं जा रहे थे। वे हमारे घर की तरफ आ रहे थे। जैसे वह आदमी जंगल से निकलकर हमारे पास आया ही नहीं था, जैसे वह पहले से वहीं था। हमने कुछ नहीं कहा। करीब 7 बजे आखिरकार स्टार्ट हो गई। अमित ने गाड़ी घुमाई। इस बार हम मुख्य रास्ते की तरफ निकल पड़े। करीब आधे घंटे बाद हमें सड़क मिल गई। हमने राहत की सांस ली। तभी सड़क के किनारे वही पुराना बोर्ड दिखाई दिया, देवगढ़ वन क्षेत्र। लेकिन इस बार बोर्ड के नीचे एक और चीज़ लिखी थी, रात्रि प्रवेश निषेध। हमने गाड़ी नहीं रोकी। हम सीधे शहर लौट आए। उस दिन हमने किसी से कुछ नहीं कहा। होटल पहुंचकर सबसे पहले हमने निखिल की रिकॉर्डिंग सुनी। आवाज़ साफ थी, चारों नाम। लेकिन जब हमने रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुना तो हमें एक और आवाज़ सुनाई दी। नामों के बीच एक बहुत धीमी फुसफुसाहट थी। निखिल ने आवाज़ बढ़ाई और फिर हम सबके चेहरे का रंग उड़ गया। फुसफुसाहट में कहा गया था, 4 आए थे। कुछ सेकंड बाद दूसरी आवाज़ आई, 5 वापस गए। हमने रिकॉर्डिंग तुरंत बंद कर दी
उस दिन के बाद हमने कभी उस जगह जाने की कोशिश नहीं की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 3 महीने बाद निखिल ने मुझे फ़ोन किया। उसने कहा, भाई मुझे वो घर याद है। मैंने कहा, हाँ। वह बोला, मैंने उस जगह के बारे में इंटरनेट पर खोजा है। मैंने पूछा, क्या मिला? कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, वो घर पिछले 8 साल से बंद है। मैंने कहा, तो? उसने कहा, उसमें रहने वाला आदमी 8 साल पहले गायब हो गया था। मेरे हाथ से फ़ोन लगभग छूट गया। मैंने पूछा, कौन सा आदमी? निखिल बोला, वही जो रास्ते में मिला था। मैं कुछ नहीं बोल पाया। निखिल ने आगे कहा, और एक बात और है। क्या? उसका नाम रघुबीर था। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, क्योंकि पुलिस की पुरानी रिपोर्ट में उसकी फ़ोटो भी है। मैंने उससे फ़ोटो भेजने को कहा। कुछ मिनट बाद मेरे फ़ोन पर फ़ोटो आई। मैंने फ़ोटो खोली, कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर मैंने फ़ोन नीचे रख दिया, क्योंकि वह वही आदमी था। सफ़ेद कुर्ता, गहरी जैकेट, वही चेहरा, वही आँखें, वही आदमी। लेकिन रिपोर्ट में उसकी मृत्यु की तारीख लिखी थी 17 अक्टूबर, 8 वर्ष पूर्व, और हमारी यात्रा की तारीख थी 16 अक्टूबर। मतलब जिस आदमी ने हमें रास्ते में रोका था, वह उस जगह की कहानी का हिस्सा पहले ही बन चुका था। हमने फिर उस जगह के बारे में पता करना शुरू किया। तभी हमें एक पुरानी स्थानीय खबर मिली। 8 साल पहले उसी जंगल में 4 युवकों के गायब होने की खबर छपी थी। उनके बारे में बताया गया था कि वे रात में जंगल में गए थे और उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने रघुबीर से भी पूछताछ की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद वह भी गायब हो गया था। उसके बाद उस रास्ते को बंद कर दिया गया। हमने यह खबर पढ़ी और कुछ देर तक कोई बात नहीं की। फिर समीर ने एक सवाल किया, अगर रघुबीर मर चुका था तो उस रात हमें चेतावनी किसने दी? किसी के पास जवाब नहीं था। करीब 2 साल तक सब शांत रहा। फिर उसके बाद हमने उस घटना के बारे में बात करना भी बंद कर दिया। लेकिन एक रात मुझे अचानक निखिल का मैसेज आया, सिर्फ एक लाइन, भाई वो फिर आ गया। मैंने पूछा, कौन? उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ मिनट बाद उसका फ़ोन आया। मैंने उठाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा, मेरे घर के बाहर कोई मेरा नाम लेकर बुला रहा है, रोहित। हाँ, वो सिर्फ मेरा नाम ही ले रहा है। तो उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, वो तुम तीनों के नाम भी ले रहा है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने उससे कहा, खिड़की से मत देखना, किसी भी आवाज़ का जवाब मत देना। उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद लगभग 20 मिनट तक उसका फ़ोन बंद रहा। फिर एक मैसेज आया, सिर्फ 3 शब्द, वो चला गया। मैंने पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं आया। अगली सुबह निखिल ने फ़ोन किया। उसने बताया कि रात करीब 3:17 पर उसके घर के बाहर किसी ने 3 बार दस्तक दी और फिर वही आवाज़ आई, निखिल। उसने जवाब नहीं दिया। कुछ मिनट बाद आवाज़ बंद हो गई, लेकिन सुबह उसके दरवाजे के बाहर मिट्टी में पैरों के निशान थे, 4 जोड़ी। एक
उसके घर के दरवाजे तक आई थी और बाकी के 3 निशान सड़क की तरफ जा रही थी। निखिल ने कहा, भाई मुझे लगता है वो जगह हमें छोड़ नहीं रही है। मैंने उसे समझाया कि शायद यह सब डर की वजह से लग रहा है। हमने इस घटना को वहीं खत्म करने की कोशिश की, लेकिन कोशिश करने के बाद भी उसके करीब 6 महीने बाद मेरी जिंदगी में भी एक अजीब घटना हुई। एक रात मैं अपने कमरे में बैठा था। रात के करीब 3:17 हुए। अचानक मेरी खिड़की पर हल्की दस्तक हुई। टक टक टक। मैंने खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरा था। मैंने पर्दा हटाया। फिर एक आवाज़ आई, बहुत धीमी, रोहित। मैं वहीं बैठा रह गया। फिर आवाज़ दोबारा आई, रोहित। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद खिड़की पर तीसरी बार दस्तक हुई, टक टक। फिर सन्नाटा। मैंने पूरी रात कमरे से बाहर कदम नहीं रखा। सुबह जब सूरज निकल आया तब मैंने खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के नीचे मिट्टी पर एक चीज़ पड़ी थी, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा। उस पर खरोंच से 4 नाम लिखे थे, अमित, निखिल, समीर, रोहित। और उनके नीचे एक 5वां नाम भी था। मैंने उसे पढ़ा, रघुवीर। उस दिन मैंने वह लकड़ी का टुकड़ा संभाल कर रख लिया। क्यों, मुझे खुद नहीं पता। शायद इसलिए कि मैं यह साबित करना चाहता था कि वह सब सच था। शायद इसलिए कि मैं खुद को यह समझना चाहता था कि जो कुछ हुआ था वह केवल हमारा भ्रम नहीं था। कुछ साल बाद हम चारों फिर मिले। हमने उस घटना के बारे में बात की। समीर ने कहा, हो सकता है हम गलत रास्ते पर चले गए हों और दिमाग ने डर की वजह से सब कुछ जोड़ लिया हो। अमित ने कहा, हाँ शायद। निखिल चुप रहा। मैंने उससे पूछा, तू क्या सोचता है? उसने मेरी तरफ देखा और बोला, अगर वो सब भ्रम था तो हमारी रिकॉर्डिंग में वो 5वीं आवाज़ किसकी थी? कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, क्योंकि हमने उस रिकॉर्डिंग को बाद में कई बार सुना था। पहले 4 नामों के बाद सचमुच एक 5वीं आवाज़ आती थी, बहुत धीमी, इतनी धीमी कि पहले बार सुनने पर पता नहीं चलता था, लेकिन जब आवाज़ साफ की गई तो शायद समझ गए सभी लोग, अब मेरी बारी है। हमने उसके बाद वह रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए डिलीट कर दी। आज 6 साल हो चुके हैं। मैंने उस जंगल का रास्ता दोबारा कभी नहीं देखा। निखिल ने भी उस इलाके में जाना छोड़ दिया। समीर अब भी कहता है कि उसे भूतों पर विश्वास नहीं है। अमित आज भी उस रात को एक अजीब हादसा कहता है, लेकिन मेरे पास एक चीज़ ऐसी है जिसे देखकर मैं आज भी नहीं सो पाता। वह लकड़ी का टुकड़ा। मैंने उसे कई साल तक पुराने डिब्बे में बंद करके रखा था। कुछ महीने पहले अपना कमरा साफ कर रहा था, वही डिब्बा मिला। मैंने डिब्बा खोला, लकड़ी का टुकड़ा अंदर था, लेकिन उस पर कुछ बदला हुआ था। पहले उस पर 5 नाम थे, अब 6 नाम थे। मैंने उसे हाथ में लिया। 6ठा नाम देखकर मेरी सांसें रुक गईं। वहाँ लिखा था, अगला कौन। मैंने वह लकड़ी उसी दिन जला दी, लेकिन सबसे डरावनी बात उसके बाद हुई। उसी रात ठीक 3:17 पर मेरे फ़ोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, बस रिकॉर्डर अपने आप खुला हुआ था
और उसमें एक नई ऑडियो फाइल बनी थी। फाइल की तारीख उसी रात की थी। मैंने उसे खोलने की हिम्मत नहीं की। आज भी वह फाइल मेरे फ़ोन में पड़ी है। मैंने उसे कभी प्ले नहीं किया क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैंने वह आवाज़ फिर से सुन ली तो शायद इस बार वह सिर्फ मेरा नाम ही लेगी। और इसीलिए अगर अब कभी आप किसी सुनसान जंगल में रात के समय यात्रा कर रहे हों और सड़क के किनारे कोई बुजुर्ग आदमी आपको रोक कर कहे आगे मत जाना, तो मेरी एक बात याद रखना, उसकी बात मान लेना, क्योंकि हो सकता है मेरे दोस्तों वह तुम्हें डराने की नहीं बल्कि बचाने आया हो। और अगर वह आदमी जाने के बाद तुम्हें पीछे से तुम्हारा नाम पुकारता हुआ सुनाई दे तो पलट कर कभी मत देखना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो तुम्हें रास्ता दिखा रहा हो वह तुम्हें घर पहुंचाना चाहता हो। कभी कभी कुछ रास्ते घर तक नहीं जाते, वे सिर्फ यह देखने के लिए होते हैं कि अगली बार उस रास्ते पर कौन आएगा। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस कहानी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।